हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 आज उसका मैं पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। मैंने पार्ट 1 आपको कॉल करा दिया था। यदि आप चाहते हैं कि आप पार्ट 1 पहले देखें तब पार्ट 2 देखें तो एक आई बटन पे एक वीडियो आ जाएगा, उसको आप क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट टू आज हम लोग करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। और इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आज हम पूरी तरह से इसको फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। यह चैप्टर थोड़ा सा काफ़ी लंबा था और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने की वजह से मैं आज पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और क्वेश्चन अपना मैं आज कराता हूँ। आप लोग अपने जो कमेंट है आप लोग लाइव चैट में करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर को बोलते हैं हम लोग, बेकिंग पाउडर को हम बोलते हैं क्या, खाने वाला पाउडर। याद रखिएगा, खाने वाला पाउडर या खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। जो भी घर में पूड़ी उसे फुलाकर बनाया जाता है या कोई भी चीज़ जो फुलाने के लिए यूज किया जाता है किसका, तो बेकिंग सोडा का ही यूज किया जाता है। बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3। तो Na2CO3 जो है ये किसका फॉर्मूला है मैं बताते चलूँ। ये आपका फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा। ये किसका है, वॉशिंग सोडा का है, Na2CO3। CaCO3 किसका है, तो कैल्शियम कार्बोनेट या इसको हम बोल सकते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है NaHCO3। हम इसी को बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा। याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, NaHCO3 को ही बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट वाला भी मैं बता दूं, इसको बोलते हैं हम सोडियम नाइट्रेट। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaHCO3। और इसी को हम बोलते हैं यानी NaHCO3 को बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, या एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिएगा, देखिए Na से सोडियम, H से हो जाएगा हाइड्रोजन और CO3 से क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। इसी तरह आपका बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय में इसका होता है डिफरेंट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन जो हैं ये एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन एक इनमें से ऐसा कौन सा जो पदार्थ है या कंपाउंड है जो डिफरेंट कैटेगरी का है, तो हम उसे देखते चलते हैं। बात करते हैं नंबर 1 की। ये क्या है, चूना पत्थर। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। खड़िया भी एक चूना पत्थर ही होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है CaO। और संगमरमर का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है CaCO3। लेकिन आप ध्यान से देखें यदि फोर्थ ऑप्शन को, तो फोर्थ ऑप्शन किस चीज़ का है, तो फोर्थ ऑप्शन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कितना, मैंने आपको कल ये भी कराया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। इन तीनों ऑप्शन में यदि ध्यान से आप देखें, इन तीनों ऑप्शन में CaO था यानी कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन चौथा ऑप्शन में देखने पर लगता है इसमें कैल्शियम भी है लेकिन उसके साथ सल्फेट है और उसके साथ वाटर भी है। यानी ये तीनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इनमें से जो चौथा जो कंपाउंड है
फोर्थ कंपाउंड ये क्या है, अलग है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, क्योंकि देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका हो जाएगा CaCO3, इसका हो गया था CaO, इसका भी हो गया था CaCO3। ये तीनों को देखा जाता है ये लगभग एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन चौथा जो है कैल्शियम के साथ सल्फेट है, इसी वजह से ये डिफरेंट कैटेगरी का है। इसीलिए हम इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन देता है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि क्षारक विलयन में क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन को भी हम आसान भाषा में बोले तो बेस। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से बेस कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 क्या है, 7 से कम है, इसलिए ये क्या है, एसिड है। 7 क्या है, 7, तो 7 खुद 7 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल। 6 क्या है, 6 भी 7 से कम है, इसलिए ये भी क्या है, एसिड। लेकिन बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो ये है 13, ये क्या है, 7 से अधिक है, इसकी वजह से ये क्या होता है, बेस हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इन चारों में से कौन सा बेस है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से अधिक है, इसीलिए क्या है, ये जो है 13 जो है 7 से अधिक होने की वजह से ये बेस है। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है। इंग्लिश में बता दूं, कहता है कि इन चारों एसिड में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इन चारों ऑप्शंस में से बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर है लैक्टिक एसिड। मैं ये भी बता देता हूँ कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक एसिड, जो आपको लैक्टिक एसिड पाया जाता है किस में, कर्ड में, यानी दही में पाया जाता है। अस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ आंवला में। आंवला जो होता है, आंवला कौन क्या पाया जाता है इसमें, एस्कॉर्बिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आप किस में पाया जाता है, अब आपको यदि पता हो तो इसे हम बैटरी एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है बैटरी में डालने में किया जाता है, इसीलिए बैटरी एसिड को ही सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। और फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, ये जो चींटी के डंक में, यदि आपको यदि आपको डंक मारती है, यानी जब चींटी आपको काटती है तो वहाँ पर आपको दर्द होता है। क्यों, क्योंकि वो आपके शरीर में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जिसके वजह से जहाँ जिस भी त्वचा पर वह काटती है वहाँ थोड़ा सा जलना और वहाँ पे फूल जाता है, किसकी वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से। अब जो क्वेश्चन कहता है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें से कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी आसान है। यदि आप लोग कल का पार्ट 1 किए होंगे तो आपको ये बात ध्यान में होगा। कहता है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। मैं फिर बता दूं कि क्षारक का इंग्लिश क्या होता है, बेस। यानी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बेस नहीं है। बात करते हैं, अब ये यदि हम जान जाएं कि बेस होता क्या है तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन बेस है और कौन बेस नहीं है। सबसे पहले हम बात करें किसकी, एसिड की। एसिड क्या है, तो जो H+ डोनर हो, जो H+ डोनेट करे उसको बोलते हैं एसिड। और बेस किसको बोलते हैं,
और बेस उसको बोलते हैं जो OH माइनस डोनेट करे, यानी सिंपल भाषा में जिसमें H हो केवल उसको बोलते हैं एसिड, और जिसमें OH लगा हो उसको बोलते हैं हम बेस। इसी आधार पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें ध्यान से देखें तो इसमें लास्ट में OH है, OH है यानी क्या है, यह एक बेस है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर AlOH3 है, यानी यहाँ पर भी OH है, इसीलिए क्या है, यह भी एक बेस है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की ZNO, तो याद रखिए ये अपने से ZNO भी जो एक क्या है, एक बेस है। इसमें आपको OH नहीं दिखता होगा, लेकिन एक एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो उसी तरह ये एक इससे एक्सेप्शन है कि ZNO जो होता है क्या होता है, बेस। बचा कौन, तो बचा आपका दोस्तों, बचा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, NaCl। और आपको पता होना चाहिए कि NaCl क्या है, तो NaCl एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि NaCl क्या है, सॉल्ट है, उनको ये बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि NaCl क्या है, सॉल्ट है, यह एक बेस नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित क्षारकों में कौन सा प्रबल क्षारक है। हमने पीछे वीडियो किया था, पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें बोला था निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है, लेकिन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित क्षारकों, क्षारक यानी निम्नलिखित बेस है, ये सभी के सभी बेस हैं, और इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए है NH4OH, ऑप्शन नंबर इसका बी है NaOH, ऑप्शन नंबर सी है MgOH का होल ट्वाइस, या ऑप्शन नंबर डी है CuOH का होल ट्वाइस। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सभी के सभी क्षारक हैं, कैसे सब में OH लगा हुआ है। ये एक बात तो कंफर्म है कि ये चारों के चारों क्या हैं, बेस हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो ये जानने के लिए इसमें से जो कॉमन है उसको हटा देते हैं, जैसे OH 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 OH। इसको यदि हम भूल जाते हैं ऐसे, तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा NH4 Na Mg और Cu। आप यदि रिएक्टिव मेटल पढ़े होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, सोडियम, उसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम। यानी सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, तो सोडियम। यानी यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि सोडियम यहाँ पर है, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaOH। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और बताने का तरीका भी पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध में इसका होता है स्मेल, अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। जिनका गंध यानी स्मेल, यदि कोई भी एक ऐसा बताइए, कोई भी एक ऐसा मैटर बताइए, पदार्थ बताइए, सब्सटेंस बताइए, उस पर यदि एसिड या बेस डाल दिया जाए तो उसका जो गंध है या स्मेल है बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रंगीय सूचक। रंगीय सूचक में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, रंगीय सूचक में क्या होता है, कलर इंडिकेटर, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कलर इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर बी है गंधीय सूचक यानी स्मेल इंडिकेटर, और उदासीन में क्या होता है, तो न्यूट्रल, और ऑप्शन नंबर डी है कौन सा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे हिंट से भी पता कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है क्या, गंध, जिनका गंध बदल जाता है, तो किसके कारण, तो गंधीय सूचक के कारण। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिनका गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक यानी स्मेल इंडिकेटर। और
रंगीय सूचक किसे कहते हैं, याद रखिएगा, इसमें इसका गंध बदल जाता है इसीलिए गंधीय सूचक, और इसका रंग बदल जाता है इसीलिए रंगीय सूचक। जैसे लिटमस, फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज आप पढ़े होंगे, वे सभी क्या हैं, कलर इंडिकेटर हैं। लेकिन गंधीय सूचक क्या होता है, जिनका गंध बदल जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर दिया है गंध बदल जाता है यानी गंधीय सूचक। यदि यहाँ पर दिया होता है कि रंग बदल जाता है तो हम रंगीय सूचक टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों 32वां क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन। सभी धातु यानी सभी मेटल जो होते हैं कार्बोनेट, सभी धातु कार्बोनेट यानी सभी मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। देखिए कहना चाहता है कि आप कोई भी धातु का कार्बोनेट लीजिए, जैसे हम ले लिए क्या Na2CO3, और अम्ल के साथ जैसे हम अभिक्रिया करा देंगे किसका, H2SO4, यानी कह रहा है कि कोई भी अम्ल के साथ, यानी हम करा दिए किसके साथ, तो H2SO4 के साथ। देखिए बनेगा क्या, और मैं आपको सिंपल तरीका भी बताता हूँ जिससे आप आसानी से आप भी ऐसे मेरे जैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं इसमें जो फालतू चीज़ें उसको मैं हटा देता हूँ ताकि आसानी पड़े। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आप प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूट करना यदि सीख जाते हैं तो आप रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। देखिए Na क्या है, तो आपको भी पता है Na एक मेटल है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आएगा, और उसके बाद जितना भी कंपाउंड बचा उस पर माइनस चार्ज कर दीजिए। उसी तरह H2 पर प्लस चार्ज कर दीजिए, और जितना भी कंपाउंड बचा उस पर माइनस चार्ज। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्लस वाला किसके साथ जाएगा, तो प्लस वाला जाता है किसके साथ, माइनस वाला के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, प्लस वाला जो होता है किसके साथ करता है, माइनस वाला के साथ, और यानी माइनस वाला जो है किसके साथ करता है, प्लस वाला के साथ। आप आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए Na2 जो है किसकी तरफ जा रहा है, SO4 की तरफ, यानी पहला कंपाउंड क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये तो इसका काम मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब बचा क्या, अब बचा H2 और CO3। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर H2 और CO3 है, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2CO3। यदि हम उसको भी अलग अलग कर देते हैं तो एक ले लेगा H2O और एक ले लेगा क्या, CO2। आई थिंक आपको रिएक्शन करना समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। देखिए सबसे पहले हमने एलिमेंट क्या लिया, Na2CO3, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि सभी धातु कार्बोनेट, यानी हम कोई भी धातु का कार्बोनेट ले लिए, यानी Na2CO3 ले लिए। उसके बाद कहता है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी हम अम्ल यानी एसिड कौन सा ले लिए हम, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इस पर हम क्या करना है, कहता है कि के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, यानी उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले हम माइनस प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और आपको भी पता होगा कि प्लस वाला जाएगा माइनस की तरफ, माइनस वाला जाएगा प्लस की तरफ। यहाँ पर था Na गया किसकी तरफ, SO4 की तरफ, और यहाँ पे जो CO3 जाए इस किसकी तरफ आया, H2 की तरफ। Na जो है SO4 की तरफ जाकर बना दिया Na2SO4, और H2 और CO3 आपस में मिलकर क्या बना दिए, H2O और वाटर। अब ध्यान से आप देखा जाए तो Na2SO4 क्या है, आपको भी पता है Na2SO4 क्या है, तो यहाँ पर Na2SO4 क्या है, सॉल्ट है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। Na2SO4 क्या है, एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि Na2SO4 क्या है, सॉल्ट है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। Na2SO4 क्या है, साल्ट है। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर साल्ट भी बन रहा है, यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, यहाँ पर वाटर भी बन रहा है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रही है। तीनों कंपाउंड बन रहे हैं। क्या बन रहा है, सॉल्ट भी, वाटर भी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी।
तो इस क्वेश्चन का आप आंसर अब कर सकते हैं। कह रहा है कि संगत लवण यानी सॉल्ट बनाता है, तो मैंने बताया कि हाँ सॉल्ट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो हाँ रिलीज होती है। यहाँ पे जल यानी वाटर भी रिलीज होती है, तो हाँ बनता है वाटर भी। और ये जब तीनों बनता है इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कोई भी आप मेटल का कार्बोनेट ले लीजिए और उसके साथ किसी भी एसिड को यदि आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। ये देखिए जस्ट वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इसका भी कर लीजिएगा। मैंने इसका आपको आंसर बताया है पहले ही, देखिएगा कैसे। सभी अम्लों में पाया जाता है, अम्ल का इंग्लिश मैंने बताया था क्या होता है, एसिड। यानी सभी एसिड में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है कैल्शियम, या ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसिड किसे कहते हैं। एसिड उसे कहते हैं जो H+ डोनेट करे, यानी H+ मीन्स क्या, हाइड्रोजन, यानी जो जिसमें हाइड्रोजन हो वहीं क्या होता है, आपका एसिड होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, सभी अम्लों यानी सभी एसिड में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो। अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। यानी हाइड्रोजन युक्त मीन्स क्या होता है, यानी वैसा कंपाउंड बताइए जिसमें हाइड्रोजन पहले से क्या हो, इसमें हाइड्रोजन पहले से मिला हुआ हो। उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं या बेसिक बोलते हैं या दोनों, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों। तो मैं इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हो गया एसिड और यहाँ पर हो गया बेस। एसिड क्या करता है, H+ डोनर होता है, और OH क्या कर, और बेसिक क्या करता है, बेस OH-। ध्यान से दोनों में देखा जाए तो दोनों में ही एक बात कॉमन है, क्या, दोनों में ही H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, तो वे दोनों होते हैं। अम्लीय भी होते हैं यानी एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही होने चाहिए, दोनों ही होंगे कब, जब दोनों में हाइड्रोजन हो तब। याद रखिएगा, एसिड और बेस में हाइड्रोजन दोनों में होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। जल में यानी वाटर में सॉल्यूबल जो आपका क्षारक का मैंने बताया था बेस, यानी वाटर में जो आपका सॉल्यूबल होता है बेस, उसके बारे में ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको ये बात ध्यान रखना है। यानी जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। वाटर में यदि हम क्या कर दें, वाटर में यदि बेस सॉल्यूबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, इन्हें क्षार कहते हैं यानी अल्कली कहते हैं। तो आप भी पढ़े होंगे, जो बेस होता है उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो उसको हम एल्कली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, स्वाद कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्वाद कड़वा होता है। तो जी हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि एसिड का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है, लेकिन जो बेस का स्वाद होता है कड़वा होता है। तो ये भी ट्रू है। प्रकृति संक्षारक होता है। संक्षारक मीन्स क्या होता है, जो कि वह संक्षारक, यहाँ पे आप बात समझ सकते हैं, डायरेक्ट संक्षारक होता है। तो ये भी बात सही है। जब यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ये निकल कर आता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से सभी इसके यानी किसके बारे में सत्य है, इनमें से सभी वाटर में सोल्यूबल बेस के लिए सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि पीएच में पीएच सूचक है। आप यदि लिखते हैं पीएच तो मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। पी का फुल फॉर्म होता है पोटेंज और एच में इसका होता है हाइड्रोजन। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं पोटेंज और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। पोटेंज एक ग्रीक वर्ड है जिसका क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है पावर यानी शक्ति, और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन में यही पूछता है कि पीएच में पी सूचक है। पीएच में तो मैंने आपको बताया था कि पी में इसका होता है पोटेंज, और पोटेंज एक ग्रीक वर्ड है। यदि इंग्लिश में देखते हैं ध्यान से तो पोटेंज को ही हम पावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर कहता है कि पोटेंज, तो पोटेंज है, आपको भी पता है पी में होता है पोटेंज। पावर, तो जी हाँ पोटेंज मीन्स पावर ही होता है, या ऑप्शन नंबर सी है पोटेंज और पावर दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बता दिया कि पी मीन्स का होता है पोटेंज और पोटेंज मीन्स का होता है पावर, दोनों बात एक ही है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। साफ साफ बात समझा जाए तो इन चारों में से ऐसे कौन सा कंपाउंड है, यानी कौन सा सब्सटेंस है जिसमें एसिटिक एसिड मौजूद होता है, जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। बात करते हैं पहले सिरके संतरे से स्टार्ट करते हैं। संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि संतरे में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी है सिरका। सिरका में कौन सा पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था टारटारिक एसिड। और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, यह भी मैंने बताया था, कौन सा, ऑक्जैलिक एसिड। याद रखिएगा, संतरे में सिट्रिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड, इमली में टारटारिक एसिड और टमाटर में ऑक्जैलिक एसिड। क्वेश्चन में है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो मैंने अभी बताया एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिरका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। यानी उस बार पूछा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था एसिटिक एसिड, लेकिन इसमें क्या पूछा है, इस बार इसमें पूछा है सिट्रिक एसिड। तो मैं आपको बताया था कि इमली में दूसरा पाया जाता है, कौन सा, तो टारटारिक। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जैलिक। और दही में भी आज ही मैंने बताया कि दही में कौन सा पाया जाता है, दही में पाया जाता है आपका लैक्टिक। ये भी नहीं होगा तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। संतरे और नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड। इसीलिए याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतरा और नींबू। संतरे और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने सभी बात पहले डिस्कस कर दी थी। टारटारिक एसिड किस में पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था टमाटर में कौन सा, ऑक्जैलिक, ये तो होगा नहीं। इमली में कौन सा पाया जाता है, टारटारिक। बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, दही में लैक्टिक और सिरका में एसिटिक। आई थिंक आपको अब जितने भी एसिड आएंगे, इसमें कौन सा एसिड, उसमें कौन सा एसिड, आप इसका क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि लगभग बहुत बार रिवीजन हो गया इसका। याद रखिएगा टारटारिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इमली में टारटारिक एसिड पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन आ गया, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। मैं आपको पहले ही बताया था कि लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। आई थिंक अब तीनों के अब आपको याद हो गए होंगे, इसीलिए अब बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत बार रिवाइज कर दिया। तो याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यदि आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें तो मैंने पहले ही बताया था कि जो चींटी जो होती हैं वो हमें जब डंक मारती हैं या काटती हैं तो हमें वहाँ पर दर्द महसूस होता है, यहाँ फूल जाता है। किसके कारण, क्योंकि वो हमारी त्वचा में एक कौन सा एसिड छोड़ती हैं उसमें, तो वहाँ पे फॉर्मिक एसिड वहाँ पे छोड़ देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे दर्द या जलन होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये पाया जाता है संतरे में। लैक्टिक एसिड ये पाया जाता है दही में। आप लोग भी लाइव चैट में इस बात को रिपीट कीजिए। और एसिटिक एसिड ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिरका में। लेकिन मेथेनोइक एसिड जो है, याद रखिएगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। इसमें मैं जानता था कि आप लोग इसको कर देंगे कौन सा, तो फॉर्मिक एसिड मैंने बताया था, लेकिन इसीलिए मैं इसका ऑप्शन चेंज किया होता है कि आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएं। तो याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड का ही IUPAC नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है उसका IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। और इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा क्या होता है, CH3 COOH। याद रखिएगा, यदि कोई भी आपसे पूछता है मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बताइए तो आप क्या कहिएगा, COOH। और मेथेनोइक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है, तो फॉर्मिक एसिड। और ये कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, चींटी के डंक में और नेटल के डंक में। अगला बार क्वेश्चन चींटी के डंक ना देकर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेटल के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको मेथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों का क्षय मीन्स क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, यानी कब सड़ जाते हैं या किसी किसी का दांत टूट जाता है, झड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो वह कब प्रारंभ होता है और किसके कारण। ऑप्शन नंबर ए में है, मुंह का pH जो होता है 5.5 से अधिक होने पर। ऑप्शन नंबर बी है, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर। ऑप्शन नंबर सी है, मुंह का pH 7 होने पर। या ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। यदि कोई भी बोले कि दांतों का क्षय कब होता है, इसका मतलब समझ जाइए, दांतों का क्षय तब होता है जब आपके मुंह में जब क्या हो जाता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी अम्लीय हो जाता है। आपका मुंह कैसा हो जाता है, एसिडिक यानी अम्लीय हो जाता है। इसका मतलब दांतों का क्षय कब प्रारंभ होगा, तो अम्लीय। तो अम्लीय यानी एसिडिक किस केस में होगा, जब pH वैल्यू 7 से कम होगा तब। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान से देख सकते हैं, लिखा हुआ है मुंह का pH 5.5 से कम होने पर। यानी जब आपका जितना ही कम होगा उतना ही आपका क्षय होगा। तो याद रखिएगा, कोई बोलता है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो आपको कहना है जब हमारा मुंह एसिडिक हो जाता है, यानी अम्लीय की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। इसके कारण मुंह का क्या होता है, क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं इसको ठीक कैसे किया जाए, दांतों का क्षय होना। तो आप डेली यूज करते हैं लेकिन आपको ये फैक्ट पता नहीं होगा। देखिए कैसे, जब हमारा मुंह एसिडिक हो जाता है तब हम किस चीज़ का यूज करते हैं,
हम अपने दांतों को रोज किस चीज़ से ब्रश करते हैं? तो टूथपेस्ट से। एक बात याद रखिएगा, टूथपेस्ट जो होता है वह क्या क्या होता है? बेसिक होता है। अब धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आता होगा। जब हम अपना, याद रखिएगा, आप सोचिएगा कि टूथपेस्ट जो होता है वह बेसिक ही क्यों होता है? इसलिए क्योंकि दांत हमारा क्षय हो रहा है, तो हम दांत अपना क्षय यानी सड़ने से बचाएंगे। तो यानी मुंह में पहले से ही एसिड की मात्रा ज़्यादा है, यदि हम अपना टूथपेस्ट में भी एसिड डाल देंगे तो और जल्दी दांत खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने हम टूथपेस्ट में यदि हम बेसिक ज़्यादा मिलाएंगे, बेस रहेगा उसमें, तो मुंह का एसिड और फिर हम डालेंगे अंदर क्या? टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस, और मुंह में पहले से क्या मौजूद है? एसिड। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, और आपको भी पता होगा, सबको पता होगा कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? न्यूट्रल बन जाते हैं। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसी कारण से हमारा जो टूथपेस्ट होता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो बेसिक होता है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टूथपेस्ट की प्रकृति होती है, यानी टूथपेस्ट क्या होता है, कैसा होता है, बेसिक होता है या एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो आपको बताना है कि जो आपको दिमाग लगाना है कि जो टूथपेस्ट जो होता है वह बेसिक यानी क्षारीय होता है, और जो कि मुंह में मौजूद एसिड से अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके क्या बनाता है? न्यूट्रल कर देता है, जिसके कारण हमारा जो टीथ होता है वह कमज़ोर नहीं होता है और क्या होता है? क्षय नहीं हो पाता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में आसानी से घुस गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो 5.5 से कम होने पर, क्योंकि मुंह में एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, और टूथपेस्ट में क्या होता है? किसी भी टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस होता है, जिसके कारण एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी हमारा दांत उसमें कुछ नहीं रह जाएगा, ना एसिड ना बेस की मात्रा, हमारा दांत बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इसी वजह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे पेट यानी पेट को बोलते हैं उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए तो बोलता है कि हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्जेलिक एसिड, बी है सिट्रिक एसिड, सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ऑप्शन नंबर डी है टार्टरिक एसिड। तो आपको याद रखना है हमारा पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl मौजूद होता है। लेकिन HCl का जो pH यदि होता है, यदि 1 पॉइंट लगभग इसका pH होता है लगभग 2 के करीब होता है। यदि इसका pH वैल्यू हमारे पेट में 1 से कम हो जाए तो जिसके कारण क्या होता है? पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए हमारे पेट में क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि एसिडिटी जब होती है तो उस समय किस औषधि यानी किस मेडिसिन का उपचार किया जाना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आप लिख देता हूँ, जब भी एसिडिटी हो आपके पेट में तब बचने के लिए यानी उसका उपाय क्या है? तो एंटासिड का प्रयोग करना चाहिए। एंटासिड आपको यदि पता हो, यदि आपको एंटासिड हुआ हो और किसी भी आप दुकान पे जाइएगा तो एक सिरप देता है, और ध्यान से देखेंगे तो उस सिरप पे लिखा होता है एंटासिड, यानी सिरप क्या करेगा? आपका पेट में जो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गया है उसको न्यूट्रल का कार्य करेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसका pH वैल्यू यदि ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारे पेट में एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है, और जिससे बचने के लिए किस मेडिसिन का उपचार किया जाना चाहिए? तो उस मेडिसिन का नाम है एंटासिड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और
सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न सॉल्ट को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं NaOH। कहता है इससे क्या बनेगा? सिंपल सा, जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। पहले वाले पर प्लस, दूसरे वाले पर माइनस, फिर पहले वाले पर प्लस और दूसरे वाले पर माइनस। अब ध्यान से देखिए, प्लस वाले को भेजिए माइनस की तरफ और माइनस को भेजिए प्लस की तरफ। तो H यहाँ पर प्लस में है और माइनस में यहाँ पर क्या है OH। तो H और OH मिलकर क्या बनाएगा H2O प्लस, और Na और प्लस मिलकर क्या बनाएगा NaCl। NaCl आपका क्या हो गया? तो आपको भी पता है कि NaCl जो साल्ट है, और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन सा साल्ट बनता है? तो कौन सा साल्ट बनता है? NaCl साल्ट बनता है, यानी सोडियम क्लोराइड। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। आई थिंक मैं हर क्वेश्चन को डीपली समझा रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिस पर आप जाकर ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, वो आते हैं इसका ऑप्शन नंबर A B C करके चले जाते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि बच्चों को आसानी से आसान भाषा में समझाया जाए, और क्यों होता है ये भी यदि समझा दिया जाए तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है और वो आसानी से क्वेश्चन को कैच कर पाते हैं। आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने पहले कराया था। धोने का सोडा रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा जो है उसका आप केमिकल फॉर्मूला बताइए। धोने का सोडा को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर A है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर B है NaCO इंटू H2O। ऑप्शन नंबर C है NaCO3 इंटू 10H2O, या ऑप्शन नंबर D है NaCO4 इंटू 10H2O। तो मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट फार्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। किस चीज़ का फॉर्मूला है? याद रखिएगा, धोवन सोडा का फॉर्मूला है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये भी आ सकता है एग्जाम में कि सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, या ब्लीचिंग पाउडर, या कोई भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, और उसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं बोल ही रहा था, आ भी गया। ये क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को बोलते हैं क्या हम? खाने वाला सोडा। ऑप्शन नंबर A है सोडियम कार्बोनेट। ये गलत, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी गलत, क्योंकि इसको हम चूना पत्थर बोलते हैं। ये क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद होगा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बेकिंग सोडा और धोने वाले सोडा के बीच में, तो ये कन्फ्यूजन मैंने पहले ही आपको ख़त्म कर दिया है कि जहाँ H2O रहे Na2CO3 इंटू 10H2O, जहाँ हो पानी, इसका मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम? धोते हैं, इसीलिए हो जाएगा वॉशिंग सोडा। और यहाँ पर वाटर नहीं है, इसीलिए हो जाएगा क्या? खाने वाला सोडा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता ही दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
अस्थायी कठोरता मीन्स यदि आप कहीं गए होंगे, यदि आप बड़े बड़े शहर में जाइएगा तो वहाँ कल का पानी पीना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो जल होता है, जो वाटर होता है, वो काफ़ी खरा होता है। आपने भी यदि कहीं भी कल पर ये खारा पानी पिया होगा तो आपको भी पता होगा कि वह कितना कठोर होता है। या गंगा जी का नदी या किसी भी नदी या समुद्र का पानी जो होता है क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है। तो कठोरता को हटाने के लिए इनमें से ऐसा कौन सा यदि हम उसमें पदार्थ डाल दें जिससे कठोरता ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा को उसी में डाल दिया जाए पानी में कि मीठा हो जाए। ऑप्शन नंबर बी है धोने वाला सोडा को डाल दिया जाए, या ऑप्शन नंबर सी है विरंजक चूर्ण को डाल दिया जाए, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो बेकिंग सोडा होता है इसको हम डालेंगे तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खाने वाला सोडा है। लेकिन यदि हम यदि धोने वाले सोडा को डालते हैं, धोने वाला सोडा मीन्स क्या होता है, धोने वाला सोडा मीन्स जैसे हो गया पाउडर, साबुन। अधिकतर धोने वाला सोडा मीन्स हम क्या समझेंगे, यहाँ डिटर्जेंट को ही समझेंगे। यदि हम डिटर्जेंट यदि आप खारा पानी लाइए, डिटर्जेंट को ज्यों इसमें मिलाते हैं तो पानी जो क्या होता है अस्थायी कठोरता को छोड़ देता है, वह क्या होता है काफ़ी पानी मुलायम हो जाता है। याद रखिएगा, आपको यदि अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो आप धोने वाला सोडा यानी वॉशिंग सोडा को मिला सकते हैं, जिससे उसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। और इसका यदि हम यूज जान लिए तो इसका भी यूज जान लेते हैं, विरंजक चूर्ण का यूज। तो विरंजक चूर्ण जो होता है उसको यदि आप पानी में डाल दिया जाता है, यानी विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आप लोगों के यदि घर में यदि टंकी यदि गंदे हो जाता है तो आप भी कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किए होंगे, जिससे क्या होता है पानी साफ हो जाता है, न कि वहाँ पे कठोरता वहाँ पे दूर होती है। तो याद रखिएगा, जल साफ होता है किससे, विरंजक चूर्ण से, लेकिन अस्थायी कठोरता यानी वहाँ पे खारा पानी को मीठा करने के लिए या वहाँ पे मुलायम पानी को करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, धोने का सोडा। इसीलिए याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडा अम्ल अग्निशामक में अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर, आप हॉस्पिटल या कहीं भी देखे होंगे वहाँ पर रेड कलर की एक होती है, एक रेड कलर का होता है, उस पर नोजल लगा होता है, वह क्या होता है अग्निशामक यंत्र। यानी कहीं भी यदि आग पकड़ता है तो उसका नोजल खोल के जैसे ही हम मारते हैं तो उसमें CO2 गैस निकलता है, जिससे आग बुझ जाती है। आखिर उसमें क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें होता है क्या, NaHCO3 होता है, और उसमें एक और चीज़ होता है क्या, तो H2SO4। यदि आप ऐसे ही यदि टंगी हुई है तो इसमें दोनों ही गैस है, NaHCO3 यानी खाने वाला सोडा भी है, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। लेकिन जैसे ही कहीं आग लगती है और जैसे ही हम नोजल को दबाते हैं तो जिससे क्या होता है NaHCO3 और H2SO4 क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, और आपस में रिएक्शन करके फाइनली CO2 गैस बनाते हैं। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिएगा कि उसमें पहले से ही CO2 गैस होता है। तो ये पहले से ही CO2 गैस नहीं होता है, उसमें केवल दो होते हैं, NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही हम नोजल को दबाते हैं आपस में रिएक्शन करता है और CO2 गैस बनाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था NaHCO3, यानी किस चीज़ का फॉर्मूला है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट, यानी अर्ध मीन्स क्या होता है आधा हाइड्रेट, यानी सल्फेट आधा हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट किसको बोलते हैं, हेमीटाइड्रेट। हेमी मीन्स क्या होता है, आप मैथ में यदि पढ़े होंगे स्फीयर, स्फीयर मीन्स क्या होता है गोला। मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया से दिखा दूँ,
मैथ में यदि आप पढ़े होंगे स्फीयर, तो स्फीयर में इसका होता है एक गोला। लेकिन आप पढ़े होंगे हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर में इसका होता है तो अर्धगोला। तो अर्धगोला में क्या होता है, एक गोला लेते हैं और उसको ऊपर से हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, अर्धगोला बन जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या हम हेमी मिस। आपको बात समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हेमी मिस क्या होता है आधा, और स्फीयर मिस हो गया पूरा गोला। लेकिन जैसे ही हमने हेमिस्फीयर बोला तो मैंने गोला को आधा काट दिया, यानी आधा गोला। उसी तरह कहता है कि हेमीटाइडेट यानी आधा टाइडेट किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला कितना होता है, CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कितना होता है, CaSO4 × में हाफ H2O, ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaCl2। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसको आपको बताता हूँ, देखिए कैसे। कहता है कि आधा हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। हेमी मीन्स क्या, मैंने बताया आपको आधा। तो देखना है इसमें से आधा कौन सा चीज़ है। CaSO4 × 2H2O ये सब पूरा पूरा है। लेकिन सेकंड वाले में देखते हैं, इसका फॉर्मूला है CaSO4 × हाफ H2O। हाफ में से यहाँ पे क्या है, आधा हो गया। तो आधा किस में है, आधा है आप में प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको यहाँ पे मैं हर एक चीज़ आपको ट्रिक से बताता हूँ ताकि आपको बात जल्दी से पकड़ें। तो आपको जहाँ भी अर्ध या हेमी दिखे इसका मतलब आधा, और आप फार्मूला लिख लीजिएगा, और जिससे आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया। 50 क्वेश्चन था, जिसमें से हमने 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में और 25 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में करके ख़त्म कर दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहेगा और ऐसे ही हम अमेजिंग वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।